अस्सलाम वालेकुम। लास्ट लेक्चर्स में मैंने आप लोगों को बताया था एटॉमिक स्ट्रक्चर के बारे में और कुछ थ्योरीज हम लोगों ने डिफाइन की थी। उसमें रदरफोर्ड थ्योरी था, ठीक है, बहुत थ्योरी थी। बहुत थ्योरी के हम लोग डिफेक्ट भी बता चुके हैं। और जो लास्ट लेक्चर था, रिसेंट लेक्चर, उसमें हम लोगों ने बताया था स्पेक्ट्रम के बारे में। अब देखेंगे एप्लीकेशन ऑफ बोहर्स थ्योरी। एप्लीकेशन ऑफ बोहर्स थ्योरी, ठीक है, एप्लीकेशन ऑफ बोहर थ्योरी। अब एप्लीकेशन क्या है? एप्लीकेशन जो है वो है हाइड्रोजन एटम के ऊपर, क्योंकि जैसा कि डिफेक्ट में हम लोगों ने बताया था कि बोहर्स का मॉडल सिर्फ और सिर्फ सिंगल इलेक्ट्रॉन वाली स्पीशी के ऊपर वर्क करता है। तो हाइड्रोजन इज अ सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीशी। तो देखते हैं, क्योंकि हाइड्रोजन जो है वो एक मॉलिक्यूल की फॉर्म में होता है H2। मतलब क्या है कि दो हाइड्रोजन के एटम आपस में जुड़कर एक मॉलिक्यूल बना लेते हैं, ठीक है, आपस में बॉन्ड बनाकर एक मॉलिक्यूल बना लेते हैं, H2 की फॉर्म में होता है, ठीक है। एक एटम और एक एटम, दो एटम जुड़ के एक बॉन्ड बनाया और मॉलिक्यूल बना दिया। तो इसको क्रॉक ट्यूब के से पास किया जाता है, क्रॉक ट्यूब से पास किया जाता है और एटॉमिक फॉर्म में लाया जाता है। एटॉमिक फॉर्म में लाने का मकसद क्या होता है कि इसके एटम को, इसके इलेक्ट्रॉन को आयनाइज करवाना, इसके इलेक्ट्रॉन को एक्साइट करवाना, ठीक है। तो ये हमारे पास आ गया एटॉमिक फॉर्म में, ठीक है। ये एक एटम हो गया और ये एक एटम हो गया, ठीक है भाई। ये चीज आ गई होगी समझ में, बहुत आसान सी चीज है। अच्छा भाई, इस लेक्चर में बहुत सारी एक इंटरेस्टिंग चीजें हैं, तो ये लेक्चर को पूरा देखिएगा, बहुत कुछ इसमें सीखने के लिए मिलेगा आप लोगों को। आगे चलते हैं। अच्छा भाई, अब क्या हुआ? एटॉमिक फॉर्म में आ गया। अभी हम ये बात कर रहे थे कि ऑर्डिनरी टेम्परेचर में, ऑर्डिनरी टेम्परेचर क्या होता है? जो अमूमन 25 डिग्री स्टैंडर्ड टेम्परेचर कहलाता है। उसमें जो है हाइड्रोजन के जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो ग्राउंड स्टेट पे रहते हैं, ठीक है, ग्राउंड स्टेट पे रहते हैं, सही है भाई। ऑर्डिनरी टेम्परेचर, इलेक्ट्रॉन एट ग्राउंड स्टेट, ठीक है। क्या करेंगे? इसको एक्साइट करवाने के लिए इसको कुछ ना कुछ एनर्जी दी जाएगी। तो क्या कर रहे हैं भाई? एनर्जी दे रहे हैं। एनर्जी दे रहे हैं किसकी सूरत में? स्पार्क की सूरत में, इलेक्ट्रिकल स्पार्क की सूरत में एनर्जी दी जा रही है। तो क्या हुआ? यह हुआ कि जो पहले शेल पर इलेक्ट्रॉन था वो पहले शेल से उठकर आगे के शेल्स में चला गया, ठीक है। ये मैंने बना दी बहुत सारे शेल्स, ठीक है भाई। क्या हुआ? हमने जो इलेक्ट्रॉन था पहले शेल के ऊपर, उसको हम लोगों ने क्या करा? इलेक्ट्रिकल स्पार्क दिया और इलेक्ट्रिकल स्पार्क से वो पहले शेल से उठकर आगे के शेल में चला गया। अब आगे के शेल में गया, कौन से शेल में गया है, कौन से शेल में जाएगा, ये कौन डिफाइन करेगा? ये एनर्जी डिफाइन करेगी। मिसाल के तौर पर डिफरेंट अमाउंट ऑफ एनर्जी जो है वो एब्जॉर्ब करेगा एटम, क्योंकि एक एटम एक नहीं होता, वो बिलियंस ऑफ एटम की तादाद में होते हैं, ठीक है। तो हाइड्रोजन का एक एटम नहीं होगा, बिलियंस ऑफ एटम्स होंगे। क्या होंगे भाई? कुछ एटम्स होंगे जो हमारे पास एनर्जी एब्जॉर्ब करेंगे और ज्यादा एनर्जी एब्जॉर्ब करेंगे, ज्यादा एनर्जी एब्जॉर्ब करेंगे तो वो ज्यादा आगे एक्साइट होंगे। मिसाल के तौर पर किसी ने बहुत ज्यादा एनर्जी एब्जॉर्ब करी तो वो लास्ट वाले शेल पे चले जाएगा, उसने उससे कम करी तो वो उससे कम पे जाएगा, उससे कम पे जाएगा, उससे कम पे जाएगा, इस तरीके से वो आते रहेंगे। मतलब क्या है? डिफरेंट अमाउंट ऑफ एनर्जी एब्जॉर्ब, एक्साइटेशन भी डिफरेंट होगी, ठीक है। अच्छा भाई, ये चीज समझ में आ गई। अब क्या है? जब इलेक्ट्रॉन अपने शेल से बाहर आ जाता है, जो ग्राउंड स्टेट से जब बाहर आ जाता है,
तो इलेक्ट्रॉन क्या होता है, अनस्टेबल हो जाता है। एटम ही अनस्टेबल हो जाता है, सही है, तो लिख देता हूं अनस्टेबल एटम। क्या हुआ भाई, इलेक्ट्रॉन बाहर चला गया, इसने एनर्जी गेन करी और इलेक्ट्रॉन जो है वो शेल से आउट हो गया, जो हमारी ग्राउंड स्टेट थी उससे आगे चला गया। क्या हुआ भाई, एटम हमारा अनस्टेबल हो गया। अब वो क्या करेगा, वो चाहेगा कि दोबारा एनर्जी वापस करे और वापस वापस कहां पर आ जाए, अपने ग्राउंड स्टेट के अंदर आ जाए। तो उसके लिए क्या करेगा, वो करेगा इमिशन। ये हुई क्या, एब्जॉर्प्शन। ये हुई है एब्जॉर्प्शन। यहां पर एब्जॉर्प्शन ऑफ एनर्जी करा उसने, एब्जॉर्प्शन ऑफ एनर्जी करी और अपने शेल से बाहर आ गया। अब क्या करेगा, जब क्योंकि अनस्टेबल हो गया है तो वो करेगा इमिशन। इमिशन, अच्छा भाई इमिशन क्या होता है, इमिशन जो है वो हमारे पास, क्योंकि इमिशन होता है तो वो फोटोन की शक्ल में होता है, फोटोन की शक्ल में होता है। और ये फोटोन हमारे पास अगर हाई रेजोल्यूशंस में देखा जाए तो स्पेक्ट्रल लाइन आती हैं। स्पेक्ट्रल लाइंस जो आती हैं वो हमारे पास यूवी, अल्ट्रावायलेट, ठीक है, विजिबल और इंफ्रारेड रीजन में काउंट की जाती हैं, ठीक है। तो अब जरा इसको डिफाइन करते हैं आगे कि कौन सा जो है वो कहां से इलेक्ट्रॉन किस पर आएगा, तो हमारे पास कौन सी लाइट विजिबल होगी, कौन सी लाइट मिलेगी, यूवी मिलेगी, अल्ट्रावायलेट मिलेगी, या फिर विजिबल मिलेगी, या फिर इंफ्रारेड मिलेगी, ठीक है। जो इमिशंस होते हैं, जो फोटॉन्स हमारे पास आते हैं, उसको अगर हम हाई रेजोल्यूशन में देखते हैं तो हमारे पास ये 3 तरीके की वेवलेंथ्स मिलती हैं, ठीक है। आगे चलते हैं। इन शेल्स को जरा इस तरीके से बना देते हैं, ठीक है। पहला शेल आ गया, दूसरा शेल आ गया, तीसरा शेल आ गया, चौथा शेल आ गया, पांचवा, छठा, सातवां, ठीक है। 7 शेल बना दिए हमने। अब क्या हुआ, कहीं से भी उठकर अगर एनर्जी आती है, अगर जो इलेक्ट्रॉन आता है वो पहले नंबर पर आता है, सही है, तो हम लोग यहाँ पर n की वैल्यूज भी डाल देते हैं। n इज इक्वल टू 1, इज इक्वल टू 2, इज इक्वल टू 3, इज इक्वल टू 4, इज इक्वल टू 5, इज इक्वल टू 6, इज इक्वल टू 7, ठीक है भाई। इसी तरीके से अगर दूसरे नंबर पर आता है, इसी तरीके से तीसरे पर आता है, चौथे पर, पांचवें पर, ठीक है। तो ये हम लोगों ने क्या बना दिया, एक्साइटेशन के बाद इमिशन बना दिया, ठीक है। अच्छा भाई, ये चीज बना दी मैंने, स्पेक्ट्रल लाइंस को, सॉरी शेल्स को हम लोगों ने इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट कर दिया इस बोर्ड के ऊपर, ठीक है। अब कहीं से भी n इज इक्वल टू 2 ऑनवर्ड आता है, n इज इक्वल टू 1 के अंदर, तो हमारे पास जो बनने वाली सीरीज होती है वो कहलाती है लेमन सीरीज। लेमन सीरीज, और इसकी जो इमिशन होती है वो हमारे पास होती है अल्ट्रावायलेट में, अल्ट्रावायलेट रीजन में, अल्ट्रा वायलेट रीजन के अंदर, ठीक है भाई। एक चीज समझ में आ गई। अब कहीं से भी हमारे पास आ रहा है
n इज इक्वल टू 2 में, मतलब दूसरे शेल में, तो हमारे पास क्या होगा, ये कहलाती है हमारे पास बाल्मर सीरीज। क्या कहलाती है? बाल्मर सीरीज। ठीक है, और ये हमारे पास होता है विजिबल रीजन। ठीक है भाई। तीसरी हमारे पास कहलाती है पैशन सीरीज, जब n इज इक्वल टू 3 पर आता है। ये हमारे पास होता है इंफ्रारेड रीजन, नियर इंफ्रारेड रीजन, नियर IR रीजन। ठीक है, आगे आते हैं। यह हमारे पास कहलाती है ब्रैकेट सीरीज, ब्रैकेट सीरीज। इस पे n की वैल्यू क्या होती है? 4। कहीं से भी आएगा इलेक्ट्रॉन 4 शेल पर आएगा। ठीक है, ये हमारे पास कहलाता है मिड IR रीजन, मिड IR रीजन। ठीक है, पांचवी हमारे पास कहलाती है पी फंड सीरीज, पी फंड सीरीज। ये हमारे पास कहलाता है फार IR रीजन, फार IR रीजन। ठीक है भाई। अच्छा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन, जिस तरीके से मैंने आप लोगों को बताया कि इलेक्ट्रॉन डिफरेंट अमाउंट ऑफ एनर्जी एब्जॉर्ब करता है, मतलब जो हमारे पास उस स्पार्क के पास होगा वो ज्यादा एनर्जी जो है एब्जॉर्ब करेगा, तो ज्यादा एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा, इलेक्ट्रॉन ज्यादा दूर जाएगा। सही है, जब ज्यादा दूर जाएगा और पहले पर आ रहा है, डायरेक्ट पहले पर आ रहा है, तो हमारे पास जो कहलाएगा वो लेमन सीरीज कहलाएगी, और उसमें जो इमिशन होगा, इसमें जो फोटोन का इमिशन होगा वो अल्ट्रावायलेट रीजन में होगा। ठीक है, इसी तरीके से जो थोड़ा सा दूर था पहले के मुकाबले में, वो क्या होगा, उसके अंदर जो ज्यादा दूर होगा। ठीक है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन क्योंकि एटम जो है ना वो मूवमेंट करते रहते हैं, तो क्या होगा, पहले वो एनर्जी लेगा, सेकंड शेल पे आएगा, उसके बाद क्या होगा, वो डायरेक्ट चले जाएगा हाईएस्ट शेल पे, हाईएस्ट शेल से वो आ रहा है दूसरे शेल पर। ठीक है, अच्छा भाई, क्या है यहाँ पर जो है वो डायरेक्ट पहले शेल पर आ रहा है, यहाँ पर क्या है दूसरे शेल पर आ रहा है, यहाँ पर क्या है तीसरे शेल पर आ रहा है, चौथे शेल पर आ रहा है, पांचवें शेल पर आ रहा है, क्योंकि डिफरेंट अमाउंट ऑफ एनर्जीज लूज करते हुए आ रहे हैं। मतलब कोई डायरेक्ट ही आ गया और कोई जो है वो रुकता रुकता आएगा। आएगा कहां पर? पहले शेल पर ही, क्योंकि ग्राउंड स्टेट पर ही एटम स्टेबल होगा ना, तो आएगा कहां? पहले शेल पर ही। तो इस तरीके से क्या डिफरेंट अमाउंट ऑफ एनर्जीज एब्जॉर्ब करेगा और डिफरेंट अमाउंट ऑफ एनर्जीज ही रिलीज करेगा। ठीक है, तो इस तरीके से हमारे पास हाइड्रोजन की स्पेक्ट्रल लाइंस बनती हैं। ठीक है, मिसाल के तौर पर अच्छा, इसको हाई रिजोल्यूशन में देखने के बाद, हाई रिजोल्यूशन में देखा जाता है इसको, स्पेक्ट्रम को, इसको, तो इसका जो हमारे पास स्पेक्ट्रम कहलाता है वो कहलाता है लाइन स्पेक्ट्रम। क्या कहलाता है? लाइन स्पेक्ट्रम। क्यों? क्योंकि हमारे पास डिफरेंट लाइंस आती हैं। मिसाल के तौर पर अल्ट्रावायलेट रीजन है, इसकी भी एक लाइन आई। ठीक है, विजिबल की एक लाइन आ गई, सही है, पैशन की एक लाइन आ गई, ब्रैकेट की एक लाइन आ गई, पी फंड की एक लाइन आ गई। क्या हो रहा है? बैकग्राउंड क्या होगा? बैकग्राउंड तो डार्क होता है। जिस तरीके से मैंने लाइन स्पेक्ट्रम अपने पिछले लेक्चर में बताया था, पूरा बहुत डिटेल में समझाया मैंने कि लाइन स्पेक्ट्रम होता क्या है। लाइन स्पेक्ट्रम के अंदर बैकग्राउंड, डार्क बैकग्राउंड होता है, बैकग्राउंड डार्क। ठीक है, और डार्क बैकग्राउंड के अंदर हमारे पास स्पेक्ट्रल लाइंस आती हैं, स्पेसिफिक वेवलेंथ की लाइंस आती हैं। ठीक है भाई, इन लाइंस को किस तरीके से कैलकुलेट किया जाता है वो जरा देख लेते हैं। इसकी वेव नंबर कैसे कैलकुलेट किया जाता है, कैसे पता लगता है कि भाई ये एनर्जी आ रही है, ये वेव, ये वाली वेव आ रही है, तो इसके लिए फार्मूला है, वेव नंबर का फार्मूला है, वेव नंबर का फार्मूला क्या है?
ठीक है भाई। अच्छा भाई यहाँ पर ये जो है कांस्टेंट है, रेडबर्ग कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू होती है 1.0978 एक्सपोनेंट 7 मीटर। ठीक है भाई, तो हमारे पास ये क्या आ गया, रेडबर्ग कांस्टेंट आ गया। ये हमारे पास क्या कहलाता है, ये हमारे पास कहलाता है इनिशियल, और ये हमारे पास कहलाता है फाइनल। इनिशियल लेवल और ये हमारे पास कहलाता है फाइनल लेवल। फाइनल लेवल मतलब क्या है, कोई फाइनल लेवल से इनिशियल लेवल पर आ रहा है तो ये हमारे पास कहलाएगा, इसका n जो भी होगा, मिसाल के तौर पर 6 होता है और इनिशियल लेवल पर आ रहा है तो n इज इक्वल टू 1 पर आ रहा है। ये n इज इक्वल टू 2 भी हो सकता है, अगर हम दूसरी सीरीज की बात कर रहे हैं, हम लेमन सीरीज की बात नहीं कर रहे, तो n इज इक्वल टू 2 हो सकता है, n इज इक्वल टू 3 हो सकता है, n इज इक्वल टू 4 5। हमारे पास 5 हम लोगों ने सीरीज में इसको कैटेगराइज करा है। ठीक है भाई, तो उम्मीद है कि आप लोगों को ये लेक्चर बहुत अच्छी तरीके से समझ में आया, बहुत इंटरेस्टिंग लेक्चर था, ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल था। ठीक है, आप लोगों के लिए। तो वीडियो को मेरे लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस लेक्चर से फ़ायदा हासिल कर सकें। अल्लाह हाफिज़।